अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर फातिमा है और मैं अपने चैनल आई उर्दू सीखे में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर फातिमा है और आज हम बात करेंगे उर्दू ज़ुबान के इब्तदाई नामों के बारे में। सबक नंबर 4, हिंदी या हिंदवी। बकौल हाफिज महमूद शरानी उर्दू का कदीम नाम हिंदी या हिंदवी था। हिंदुस्तान की मुनासबत से इसे हिंदी या हिंदवी कहा गया। ये सोच चीनी प्राकृत की नस्ल से है। जब मुस्लिम हमलावर हिंदुस्तान में आए तो इस वक्त प्राकृत से माहूज आभरनिश हिंदुस्तान की गिरदोनवाह में बोली जाती थी। हिंदी का अर्तका 100 सालों में हुआ। पहला मुसलमान जिसने हिंदवी में कुछ लिखा मसूद इब्न साद सुलेमान था। इसका इंतकाल 1130 में हुआ, लेकिन ये हिंदी आभरनिश की एक शाख थी। अब यहाँ पर सबसे पहला नाम जो है वो हिंदी या हिंदवी बताया गया है, जो उर्दू का कदीम तरीन नाम है और इसका इब्तका जो है वो 100 सालों में हुआ है। लेकिन ये 1130 में सबसे पहली जो है हमें हिंदवी में कुछ लिखा हुआ मिलता है, लेकिन वो भी असल हिंदी नहीं थी, वो आभरनिश की एक शाख थी, यानी अभी भी हिंदी का आगाज नहीं हुआ था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर के ज़माने में हिंदुस्तान की ज़ुबानें गिनवाते हुए अब ये नाम लिखे हैं। अकबर का जो दौर था वो तरक्की याफ्ता दौर था ज़ुबानों के बारे में। अब वो कहते हैं कि दिल्ली, बंगाला, मुल्तान, मावरा, गुजरात, तेलंगाना, मरहट्टा, कर्नाटक, सिंध, अफगान शाल जो है वो पश्तो को कहते हैं। बलूचिस्तान, कश्मीर में राइज है ज़ुबान। दिल्ली में अबुल फजल शायद हिंदी को शामिल कर रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान में जो ज़ुबानें हैं उनके नामों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो दिल्ली है, बंगाला है, मुल्तान है, मावरा है, गुजराती है। लेकिन जो दिल्ली ज़ुबान है वो शायद जो है वो कह रहे हैं कि दिल्ली को वो शायद वो हिंदी कह रहे हैं। अबुल फजल जिस ज़ुबान को हिंदवी कह रहे हैं वो दरअसल कदीम उर्दू है। मुग़ल हिंदू और हिंदवी। अकबर का दौर नहायत अहम है। बरसगीर की मखसूस मदनी और मजहबी मामलात की रोशनी में अपनाई गई हिकमत अमली से मुग़ल सल्तनत की मजबूती और मकबूलियत में इजाफा हुआ। सियासी अमूर के कता नज़र तहजीबी तो मदनी लसानी एतबार से अकबर बेहद अहमियत हासिल कर लेता है, क्योंकि इस दौर में मुख्तलिफ इलाकों के बाशिंदे अपनी अपनी ज़ुबानें कल्चर लिए एक परचम तले इकट्ठे हो गए थे। इस वजह से एक नई ज़ुबान वजूद में आने लगी। इस अहद में उर्दू के खदोफाल नुमायां हो रहे थे। अब यहाँ जो है वो बात की गई है कि अकबर का दौर जो है वो नहायत अहमियत कहाँ मिल रखता है, क्योंकि उसने जो है उसकी आप ये कह ले कि एक वो इंसाफ पसंद था। उसकी इंसाफ की एक क्वालिटी को देखते हुए और उसके बाद वो इनामात जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों में तकसीम किया करता था। उनको देखते हुए वो जो लोग थे, इर्द गिर्द के मुल्कों के लोग थे, वो एक जगह पे आके इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। जब वो एक जगह पे आके इकट्ठे हुए हैं तो वहाँ पे उन्होंने लेन देन भी करना है और बातें भी करनी है। जब वो इकट्ठे हुए हैं तो आपस में लेन देन की वजह से एक ज़ुबान का लफ्ज़ दूसरी में, दूसरी का तीसरी में, कहा जाता है कि उर्दू जो है वो इस तरह से बनी है कि एक ज़ुबान का लफ्ज़ दूसरी में, दूसरी का तीसरी में, तीसरी का चौथी में। जब वो एक अलग ही ज़ुबान बन गई है जिसे लश्करी ज़ुबान भी कहा जाता है तो वो उर्दू है। अब उसके बाद है कदीम हिंदी के मुख्तलिफ नाम। उर्दू के हिंदी नाम के सिलसिले में कुछ दुश्वारी पेश आती है क्योंकि हर खित्ते ने इसे अपना नाम दिया है। सही बात है, वो कह रहे हैं कि उर्दू में जो है उर्दू के जो नाम है, उर्दू का नाम हिंदी भी है, इसके अलावा हर खित्ते में जो ज़ुबान बोली जा रही है उन्होंने उसे अपना अपना नाम दिया है। जैसे दक्कन में दक्कनी कह रहे हैं, हालांकि वो उर्दू ही है। गुजरात में गुजरी या गुजराती कह रहे हैं। ये ज़ुबानें नहीं है बल्कि मुकामी नाम अपनाते ही उर्दू ही हैं। बकौल डॉक्टर जमील जागी, मुश्तरक कल्चर के लिए राब्ते की एक मुश्तरक ज़ुबान चूँकि एक बुनियादी शर्त है। दक्कन और गुजरात की इन मुख्तलिफ ज़ुबानों के इलाके में उर्दू ज़ुबान की हैसियत एक मुश्तरक बैनुल-अक़वामी ज़ुबान भी थी और आबादी के मुख्तलिफ अनासिर के दरमियान इसको इस्तेमाल किए बगैर उर्दू को ख़ास जो है रास्ता हासिल ना था, इसलिए ये ज़ुबान यहाँ खूब फलती फूलती रही। अब वो कह रहे हैं मुश्तरक, वही बात जो मैंने आपको पहले कही है लेन देन के मामला में, वो यही कह रहे हैं कि मुश्तरक कल्चर में कल्चर के जो लोग हैं वो जब एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं तो उन्हें बात करने के लिए कोई ना कोई ज़ुबान तो
چاہیے اب وہ جب کوئی زبان استعمال کر رہے ہیں تو وہ خوب پھلتی پھولتی رہی ہے جو اردو جو ہے یہاں پہ. اس دور کا اہم بنیادی رجحان جو ہے وہ یہ تھا کہ فارسی کے اثرات بیجاپور کے ہندی اسلوب پر تیزی سے غالب آ رہے تھے اور ہندی اصراف و اوزان کی جگہ فارسی جو ہے وہ لے رہی تھی. یعنی دو زبانیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب یہ طے پایا گیا کہ مختلف علاقوں میں مختلف ناموں کے باوجود اردو ہندی ہے تو پھر ہندی کون سی زبان ہے؟ ڈاکٹر رام آسرا راس کے بقول 19ویں صدی سے پہلے ہندی کا مخصوص نام نہیں تھا بلکہ مختلف علاقوں میں بولے جانے والی بولیوں اور زبانوں میں پنجاب کے علاقے ملتان میں لہندہ، سندھ میں سندھی، لاہور میں لاہوری، آگرہ اور مترا کے علاقہ میں برج بھاشا، اودھ کے دیہات میں اودھی، کانپور میں فتح گڑھ، علی پور کے گرد و نواح میں بولے جانے والی زبانیں وغیرہ یہ سارے جو ہیں وہ قدیم اردو ہی ہیں. بہار، پٹنہ وغیرہ سبھی ہندوستان کی بولیوں اور زبانوں کی نسبت ہندی کہلاتی تھی. اردو کی بنیاد چونکہ ہندوستان کی بولیاں تھی اس لیے اردو میں ہندی کے نام سے رسوم جو ہے کی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. اب ریختہ کی معنی جو ہے گری پڑی پریشان چیز، یعنی اردو کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک پریشان الفاظوں میں گھری ہوئی زبان ہے. بابر کے زمانے میں فارسی تو ٹھیک ہو گیا. ابھی یہاں پہ ہے کہ جب بابر کا زمانہ آیا تو اس وقت جو ہے اردو کو ریختہ کہا جاتا تھا. فارسی اور ترکی کی آمیزش میں سے جو ہے ریختہ کا لفظ کا آغاز ہو چکا تھا. ریختہ کے معنی آپ کو میں بتا چکی ہوں. اردو کے لیے ہندوستانی زبان جو ہے اردو کے لیے ہندوستانی نام جو ہے انگریزوں کے لیے بڑا ہی مرغوب رہا ہے. اردو لشکری زبان بھی ہے. ترکی میں اردو لشکر کو کہتے ہیں. یہ الفاظ جو ہے اردو سے نکلا ہے. اردو ان کی ایک دیوی کا نام ہے جس کا مطلب تقدیر کو دہلا دینے والی دیوی. بعد میں یہی لفظ جو ہے اردو بنا ہے. اس کے بعد اردو معلیٰ یہ خوبصورت اصطلاح بھی تھی کہہ سکتے ہیں ایگزام اردو معلیٰ. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے عوام جو ہے وہ ان اصطلاحوں پہ جو ہے یقین کو نہیں رکھتے. پھر انہوں نے بات کرنی ہے عام لفظ میں بات کرنی ہے تو اردو معلیٰ تو وہ نہیں کہیں گے. سیدھی بات ہے وہ زبان میں عام یہ الفاظ جو ہے رائج نہیں ہوا تو وہ اردو کا اردو ہی رہ گیا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ اردو کے جو ہے مختلف نام تھے اردو معلیٰ، ریختہ، ہندوی، گجراتی، فارسی یہ سارے جو ہیں قدیم اردو کے نام ہیں. اب ہم اس کے علاوہ اگر آپ دوسروں کے سوال پوچھنا چاہیں تو آپ لازمی کمنٹ کیجیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب جو ہے میرے چینل کو لازمی کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 5 میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.